नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हो कि आपकी मैनिफेस्टेशन रूटीन क्या है, आप डेली बेसिस पे ऐसा क्या करते हो जिससे आप अपने आप को हमेशा अलाइनमेंट में रखते हो। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताऊंगा वो पूरी ऑनेस्टी के साथ बताऊंगा। मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा जो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं करता हूँ। और क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं भी अलाइनमेंट में नहीं होता हूँ। बहुत बार ऐसा भी होता है कि मेरी भी मैनिफेस्टेशंस फेल होती है, और बहुत बार ऐसा भी होता है जहाँ पर मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट होने के बाद भी वापस चली जाती है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आपकी होती है। अब ये चीज़ें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितने टाइम से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे 2.5 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। जहाँ मेरे पास स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं होता था, जीरो से स्टार्टिंग थी, ना पैसे थे ना लाइफ अच्छी थी। वहाँ से मैंने बहुत फास्ट अपनी लाइफ को चेंज भी किया, लाइफ उतनी ही बेटर भी बना ली और लाइफ में पैसे भी उतने ही ज़्यादा कमाने लगा। और जितना दुखी था लाइफ में, उससे कहीं ज़्यादा खुश अपनी लाइफ में मैं रहने लगा। इस बीच में मेरी लाइफ में बहुत सारे अप डाउन्स भी आए, लेकिन जो मेरी स्टार्टिंग का फेज था उसमें ज़्यादा मेरे अप्स थे, डाउन बहुत कम होते थे। अभी की अगर मैं लाइफ अपनी देखता हूँ तो डाउन्स ज़्यादा है, अप बहुत कम है। और इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से मैं कभी भी घबराता नहीं हूँ या इसको मैं झुटलाने की कोशिश नहीं करता। जैसे 3D रियलिटी को इग्नोर करने में आपको कहा जाता है कि आपको 3D को इग्नोर किया जाना चाहिए, पर कई बार ऐसा होता है मैं भी नहीं कर पाता हूँ, और वो एकदम नॉर्मल है, हर किसी के लिए नॉर्मल है, मेरे लिए भी नॉर्मल है, आपके लिए भी नॉर्मल है। पर एक चीज़ जो मैं अपनी लाइफ में अभी देखता हूँ और जो पहले देखता था जब मैं अब्राहम को स्टार्ट किया था फॉलो करना, उस वक्त के टाइम पे और अभी के टाइम पे, उस वक्त तक मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, यानी कुछ था ही नहीं लाइफ में, तो उससे ज़्यादा नीचे मैं जा नहीं सकता था और उससे ऊपर उठने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। और क्योंकि उससे पहले तक सारी टेक्निक्स और जिस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं जिससे उनको कभी रिजल्ट नहीं मिलता, तो वो चीज़ मैं भी करता हुआ आया था और मुझे भी कभी रिजल्ट नहीं मिले थे। लाइफ में ऐसा पहली बार हो रहा था जब अब्राहम को फॉलो करने पे, यानी अब्राहम जो कह रही थी मैं वो फॉलो कर रहा था और उससे मुझे वो रिजल्ट्स मिल रहे थे जो मैं मेरी लाइफ में चाहता था, बिना कोई मेहनत किए, यानी बहुत लेस एफर्ट भी ऐसा मैं बोलूँगा नहीं कि एफर्ट लगते थे। जितना आसान मेरे लिए सांस लेना है, जितना नेचुरल मेरे लिए सांस लेना है, उतना ही नेचुरल मेरे लिए मैनिफेस्टेशन हो गई थी। और ऐसा क्यों था? क्योंकि मैं अपनी रूटीन में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। पूरी दुनिया इधर की उधर होती थी, लेकिन मेरा मेडिटेशन इधर उधर नहीं होता था। मेरा मेडिटेशन एक बैलेंस में हमेशा चलता था। अगर मैंने कभी मेडिटेशन स्किप किया भी होगा तो अपनी मर्जी से किया था, यानी अगर आज मैं कहीं जा रहा हूँ घूमने, मुझे इच्छा नहीं है उस वक्त मेडिटेशन करने की, क्योंकि एट द एंड आपको अलाइनमेंट में रहना है। अलाइनमेंट में रहने के लिए आपको अच्छा फील करना होता है, और अच्छा फील करने के लिए आप हमेशा वो प्रेफर करते हो जो आपको अच्छा फील एक्चुअल में कराए। तो कई बार ऐसा होता था जब मैं हॉलीडेज़ में होता था या जब मेरा बिल्कुल मन नहीं होता था, तो मैं खुद से उसको स्किप कर देता था मेडिटेशन को, क्योंकि मुझे पता होता था कि मेडिटेशन मुझे खुशी तो देता है, लेकिन क्योंकि मैं ट्रैवल करने आया हूँ तो ट्रैवल में मुझे ट्रैवलिंग ज़्यादा खुशी देगी, ट्रैवलिंग ज़्यादा अलाइनमेंट देगी। तो उस वक्त मैं मेडिटेशन को छोड़ करके अपने ट्रैवलिंग पे फोकस कर रहा होता था। लेकिन मेडिटेशन की रूटीन बहुत स्ट्रिक्ट थी कि जहाँ अपनी मर्जी से इतने दिनों का गैप लिया है तो उतने दिनों के गैप के बाद से वापस मेडिटेशन स्टार्ट होना चाहिए। अगर मेरी इच्छा नहीं है मेडिटेशन को गैप लेने की और उसके बावजूद कुछ लाइफ में अनएक्सपेक्टेड होता है, तो कैसे भी करके मैं मेडिटेशन करूंगा। भले ही मैं 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करूं पूरे एक दिन में, या फिर 1 मिनट के लिए ही मेडिटेशन करूं पूरे एक दिन में, लेकिन मैं करता था। अब इस बीच में ऐसा होने लगा कि रूटीन मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती गई, रूटीन में मैं बहुत ज़्यादा इजीली बढ़ता गया आगे, और लाइफ में मुझे सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिलती गई। मुझे किसी भी चीज़ के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अब एक अलाइनमेंट मैं इस तरीके की ला चुका था अपनी लाइफ में, जहाँ पर मैं अपनी लाइफ में और एक्सप्लोर कर सकता था चीज़ों को। यानी एक तरीके से ऐसा होने लगा था कि मैं बेटर बनता ही जा रहा था, बनता ही जा रहा था, और वो ग्रोथ इतनी ज़्यादा फास्ट थी कि मेरे लिए संभाल पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। तो इस चीज़ में मुझे थोड़ा सा ठहराव तो चाहिए था, मुझे इस बात को लेकर के ठहराव चाहिए था कि मैं चीज़ों को मैनेज कर पाऊँ, और मैनेज करने के लिए भी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे अराउंड वो सारी चीज़ें, वो सारे लोग आते गए जिससे मैं अपनी चीज़ों को मैनेज कर पाऊँ, जैसे काम होता है हमारा। लेकिन उस जगह पे होने क्या लगा कि ठहराव तो चलो आने लगा, मैं बहुत ज़्यादा ईजी होने लगा अपनी लाइफ में, वो भी अच्छा था। लेकिन एक चीज़ जो मुझसे हुई, जिसे मैं गलती के तौर पे नहीं देखता हूँ, क्योंकि सही और गलत कुछ नहीं होता जैसा मेरे टीचर अब्राहम कहते हैं, लेकिन स्टिल रेजिस्टेंस जब मेरी लाइफ में ऐड होना स्टार्ट हुई वापस से अलाइनमेंट की जगह, ये उस समय की बात मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे मैं सब चीज़ें परफेक्ट कर रहा था। अब एग्जैक्टली टाइमलाइन मुझे याद नहीं है कि कौन से डेट या कौन से ईयर की बात है ये वाली, क्योंकि रेजिस्टेंस में आप वैसे भी चीज़ें भूलते हो। अगर आप इस चीज़ में ऑब्जर्व करोगे तो अगर आप अलाइनमेंट में हो फिर आप डिप जा रहे हो तो आपको समझ में आता है। तो वहाँ पर बस इतना हुआ कि मेरी रूटीन में से मेरा ध्यान हटने लगा, मेरे मेडिटेशन में से मेरा ध्यान हटने लगा। जो मेडिटेशन मुझे इतना ज़्यादा पसंद आने लगा था, जिसके बिना मैं रह नहीं पा रहा था, महीनों तक मैं मेडिटेशन नहीं कर रहा था, यानी हफ्ते में 1 बार कर लिया, महीने में 1-2 बार कर लिया,
उसके बाद अगर मैंने मेंटेन करने की कोशिश की मेडिटेशन को तो 1 हफ्ते किया तो वापस से कॉन्ट्रास्ट आने लगा। उस कॉन्ट्रास्ट की वजह से मेडिटेशन छूट गया वापस से। जैसा एक बिगनर के साथ होता है, जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में बहुत कॉन्ट्रास्ट आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा आपके अराउंड होता रहता है जो आपके मेडिटेशन को रोके बार बार। एक चीज़ मैं काफ़ी प्राउडली कहा करता था कि जब मैंने स्टार्ट किया था मैं अपनी लाइफ के सबसे लो एंड पे था, और जब अलाइनमेंट में आया तो मैं लो की फीलिंग को भूल गया था। ऑलमोस्ट 2 साल तक मैंने लगातार, कभी ऐसा मैं कह नहीं सकता कि मैंने कभी लाइफ में अपने लो फील किया हो। लेकिन उसके बाद जब मेडिटेशन टूटा तो मेडिटेशन टूटने के बाद मेरी लाइफ में रेजिस्टेंस ऐड होना स्टार्ट हुआ। अब वो रेजिस्टेंस जब ऐड होना स्टार्ट हुआ तो मैं स्टार्टिंग में ही उस रेजिस्टेंस को समझ पा रहा था कि रेजिस्टेंस मेरी लाइफ में बेंटर हो रही है पहले से ज़्यादा। अब मुझे इस चीज़ पे वर्क करना है। अब वर्क करने के लिए मुझे बहुत सारे चेंजेस अपनी लाइफ में लाने होंगे, जो मैं एक रेजिस्टेंस पर्सन वाले की तरह सोच रहा था। जो कि जब मैं अलाइनमेंट में होता था तो मुझे बस इतना समझ में आता था कि मुझे बस अपनी रूटीन में और ज़्यादा कंसिस्टेंट होना है तो ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद लेकिन मेरा ध्यान थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ों पे जाने लगा, यानी थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से सोचने लगा मेरा माइंड। उस समय मुझे ये इम्पल्स आ रही थी कि मैं क्लासेस को क्विट करूं, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि मेरी लाइफ का या बोलो मेरे करियर का या इनकम का सबसे बड़ा पार्ट ही वही था, और मैं नेगेटिव स्पाइरल की तरफ जा रहा था, यानी रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। जब क्लासेस का टाइमिंग होता था तो मुझे डर लगने लगता था, अंदर से मुझे फियर होने लगता था कि मैं क्लासेस में इतने लोगों की जब बातें सुनूंगा तो मेरे अंदर का रेजिस्टेंस और पीक में जाएगा, क्योंकि मैं ये समझ रहा था उस वक्त मेरे लिए बैलेंस की ज़रूरत थी, मुझे थोड़े ब्रेक की ज़रूरत थी। लेकिन फिर मैं सोचता था कि अगर मैं क्लास क्विट करूंगा तो मेरी इनकम का हिस्सा भी आधा हो जाएगा, लेकिन क्लास लूंगा तो भले 1 घंटे मैं मैनेज कर लूंगा किसी तरीके से। तो उस तरीके से मैं चलने लगा, क्लासेस भी मैं लेता था फिर, और उसके बाद रेजिस्टेंस मेरी और ज़्यादा बढ़ने लगी मेरे अंदर के फियर की वजह से, क्योंकि वो करियर में डाउन होने का डर मुझे लगने लगा था। जैसे मनी में कम होने का डर, मुझे क्लाइंट्स के ना मिलने का डर, वीडियोस मैं नहीं बना पा रहा था, मुझे कोई टॉपिक नहीं मिलता था, या अगर टॉपिक मिलता था तो मैं समझ ही नहीं पाता था कि मैं उस पर कैसे बोलूँ, क्योंकि वो अलाइनमेंट मेरे अंदर उस वक्त कम होती जा रही थी। तो जब अलाइनमेंट मेरी कम होती थी, तो जैसे अलाइनमेंट आपके अंदर जब नहीं होती है या कम होती है तो आप रेजिस्टेंस वाले पर्सन की तरह ही एक्ट करते हो। इसीलिए भी कहा जाता है कि आपका नॉलेजेबल होना जरूरी नहीं है, आपका अलाइंड होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप अलाइंड होते हो ना, आपके अंदर नॉलेज भी कहाँ से आ जाती है आपको खुद नहीं पता होता। आपके अंदर एक हिम्मत होती है, कॉन्फिडेंस होता है आपकी अलाइनमेंट की वजह से, जो अभी मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। लेकिन मैं उस समय की आपको बात बता रहा हूँ जहाँ पर मुझे ये तो समझ में आ रहा था कि हाँ आने वाले टाइम में मैं क्लासेस जरूर क्विट करूंगा, लेकिन इस वक्त मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था उस वक्त जब मैं क्लासेस ले रहा था तो। और ये भी मैं जानता था कि क्लासेस छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम जो मेरी है वो मेरा फोकस है। मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ, वो रीज़न है मेरी रेजिस्टेंस का, ना कि मेरे क्लासेस को लेने का। लेकिन स्टिल रेजिस्टेंस में आप कौन से बेटर डिसीजन ले सकते हो, रेजिस्टेंस होती ही ऐसी है कि वो आपको नीचे ही खींचती है हमेशा। तो एट द एंड मैंने काफ़ी हिम्मत कर करके उसको फिर मैंने क्विट कर दिया क्लासेस को, कि अब से मैं क्लासेस कंटिन्यू नहीं करूँगा और मैं मेडिटेशन करूँगा। अब क्लासेस में ऐसा होता था ना कि मैं डेली बेसिस पे अलाइनमेंट की बात कर रहा होता था। जैसे वीडियोस में तो मैं डेली करता ही था, आज भी करता हूँ, लेकिन क्लासेस में मैं डेली बेसिस पे बात कर रहा होता था मेडिटेशन, पिवटिंग और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की। जिन तीनों से मैंने देखा है कि लाइफ में आप सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि उस समय तक मैंने इन चीज़ों से ही मैनिफेस्ट किया था, आज भी इसकी हेल्प लेता हूँ। लेकिन पहला ब्रेक वो वहाँ पर लगा जहाँ क्लासेस क्विट की मैंने। अब जब क्लासेस क्विट की तो वो मैंने अपने वेलबींग के लिए की थी, कि अपने आप को मैं बेटर बना पाऊँ, अपने मेडिटेशन में मैं और ज़्यादा ध्यान दे पाऊँ। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, मेडिटेशन तो मैंने किया नहीं। वो मेडिटेशन भी ऑन ऑफ ही रहता था, कभी अच्छा करता था मैं मेडिटेशन 1-2 दिन या 1 हफ्ते, उसके बाद वापस से डाउन। तो मेडिटेशन में मैं वो कंटिन्यूटी नहीं बना पा रहा था उस वक्त, और थोड़े थोड़े लाइफ में मुझे फिर उसके रिजल्ट्स दिखने लगे, और रिजल्ट्स मेरे अकॉर्डिंग वो उस समय के काफ़ी बड़े थे। जैसे जब मैं पहले रिलेशनशिप में आया था तो मैं अपने पार्टनर को टाइम में उस वक्त नहीं दे पाता था, क्योंकि मेरी क्लासेस होती थी, मेरी वीडियोस होती थी, और दोपहर के सेशंस होते थे, सब्लिमिनल होते थे। तो मैं चाहता था कि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ, जो कि मैं कर नहीं पाता था। मैं अपनी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फोकस था, तो मैं सोचता था कि अब मैं उसको टाइम दूँ। तो अब ऐसे कुछ सिचुएशंस बनने लगे कि मैं किसी तरीके से उससे मिल ही नहीं पाता था। मैं यहाँ पर फ्री हुआ, वो बिजी हो गई, फिर यहाँ पे थोड़ा सा डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो गया। दिन का काम करके मैं अपने पूरे दिन फ्री रहता था, फिर उसके बाद मैं सोचता था कि मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ करने को नहीं होता था, तो मैं कहीं ना कहीं घूमने चला जाता था। कभी ऐसे पार्क चला गया, कभी मॉल चला गया, कभी मूवी देखने चला गया। फ्रेंड सर्कल्स में काफ़ी चेंज आ गया, बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए जहाँ पे जिसके साथ मैं घूमने लगा। और इधर मैं देखने लगा कि जिस पार्टनर के लिए मैं सोचता था कि मुझे उसके लिए टाइम निकालना है, मुझे उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, तो वो मैं कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि सिचुएशन वैसी बनती ही नहीं थी। और इस टाइम भी जहाँ पे मुझे मेडिटेशन पे ध्यान देना चाहिए था, मैं मेडिटेशन ना करके परेशान होता था कि कैसे मैं मिलूँ इस पर्सन से, जैसा मोस्टली लोगों के साथ होता है।
तो इस वक्त और बड़ी प्रॉब्लम आने लगी। एक तो मेडिटेशन मेरा छूट गया और उसके बाद मेरी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई। जो अलाइनमेंट में मैं पहले फोकस कर पाता था उस पर मैं फोकस ना करके इस बात पे फोकस करने लगा था कि उससे मैं मिल नहीं पा रहा हूँ या उससे मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, जिससे फिर उस पर्सन के बिहेवियर में थोड़े चेंजेस आने लगे, जो मुझे स्टार्टिंग में उतने लगे नहीं कि हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा फोकस यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। तो ये चीज़ें निकल करके मेरे सामने आएंगी ही। अब इस जगह पे मैं ब्लेम नहीं कर सकता सामने वाले इंसान को, तो मैं थोड़ा और फोकस करने लगा अपने मेडिटेशन पे और अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे, जहाँ पर मैं उस पर्सन के बारे में लिखता तो था लेकिन मुझे कभी भी इच्छा नहीं होती थी लिखने की, अंदर से ही नहीं आता था, क्योंकि मुझे कभी ऐसा था ही नहीं कि मैं किसी पार्टनर के लिए लिखूं। मैं हमेशा अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मैंने लिखे हैं तो ज़्यादा मैंने मनी के लिए लिखे हैं, या किसी पर्सन को लेकर के अगर मैं लिखूं तो मेरे सब्सक्राइबर्स जो कुछ गिने चुने हैं, जो मेरे फ्रेंड भी हैं, मैं उनके लिए लिखता हूं, या अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी मृणाल ठाकुर के लिए लिखता हूं। तो इस जगह पे मैं उसके लिए नहीं लिख पा रहा था, उस वजह से मैं लिखता नहीं था, क्योंकि मैं सोचता था कि लुक्स को लेकर के मैं कितना ही ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखूंगा। अगर मुझे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने हैं तो उसके लिए एक्चुअल में मेरे पास पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होने चाहिए। अब मैं उस पर्सन से मिलूंगा नहीं, उससे बात नहीं करूंगा, तो उसके बारे में मैं और बेटर चीज़ें कैसे जानूंगा, तो मैं कैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखूंगा इस टाइम पे। तो मैं सोचता था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद अपना फोकस ध्यान हटाता था उस पर से और मेडिटेशन करने लगा। फिर मैं अब वापस से अपना पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने लगा और उसमें थोड़ा कंसिस्टेंसी आ गई। महीने 2 महीने फिर मैं कंसिस्टेंट रहने लगा, 3 महीने हो गए, वापस से चीज़ें बेटर होने लगी। मनी में भी फ्लो आना स्टार्ट हो गया, करियर में भी ग्रोथ आनी स्टार्ट हुई, रिलेशनशिप मेरा और बेटर होने लगा, मिलना पहले से ज़्यादा होने लगा। लेकिन बस वही था कि मिलना जब होने लगा, क्योंकि उससे पहले जब नहीं मिल रहे थे तब मेरे दोस्त ज़्यादा बन चुके थे। अब इस जगह पे ध्यान होना चाहिए था मेरा मेडिटेशन पे, तो मेडिटेशन पे मैंने फोकस किया। लाइफ में चीज़ें बेटर हुई। उसके बाद जब ये चीज़ें बेटर हुई तो मैं वापस उन चीज़ों के पीछे पड़ गया, यानी लोगों के पीछे पड़ गया। जहाँ मुझे मेडिटेशन पे फोकस्ड होना चाहिए था, मैं मेडिटेशन की जगह फ्रेंड्स के साथ घूमने और गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के चक्कर में रहने लगा। अब ये चीज़ें बेटर जिसकी वजह से हुई थी मेडिटेशन और मेरी रूटीन की वजह से, वो रूटीन फिर से छूट गई। अब वो जब छूटी तो वापस से उसको रिजल्ट देना ही था रेजिस्टेंस का, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ी मेरी। फिर ऐसा होने लगा कि मीटिंग्स कम होने लगी। तो जब ऐसा होता है बीच में रिलेशनशिप्स में आपके अप डाउन आते हैं तो थोड़ी नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है। अब इतना तो मैं समझता हूँ चीज़ों को, तो मैं झगड़ता कभी नहीं था इस चीज़ को लेकर के। गुस्सा जरूर होता था लेकिन कभी भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होता था या बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करता था पार्टनर पे। लेकिन अब इस बार ऐसा होने लगा था कि मेरी रूटीन में एक चेंज आ चुका था। जहाँ मेडिटेशन मेरी रूटीन हो जाती थी, अब यहाँ पर घूमना फिरना मेरी रूटीन हो गई थी। अगर रूटीन पे भी अगर मैं देखूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम कभी नहीं दिया है। आधे घंटे का ही होता है मेरे पूरे दिन का काम। 15 मिनट मेडिटेशन, 15 मिनट पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, तो पूरे दिन का आधे घंटे का काम। बाकी वीडियोस बनाओ, सब्लिमिनल बनाओ, सेशंस लो, उसके बाद तुम फ्री हो, फिर चाहे जो मर्जी वो करो। तो फिर पहले ये टाइम होता था जहाँ पर इतने लोगों से मैं नहीं मिलता था, तो मेरा टाइम डिवाइडेड होता था। मैं इतने टाइम्स बुक पढ़ता था जब मैं खाली बैठा होता था, या रात को मैं वापस से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने बैठ जाता था। तो बेसिकली इंजॉय करता था। तो अब यहाँ पर इस तरीके से मैं इंजॉय करता था। अब यहाँ पे मैं फोकस्ड होने लगा बाहर घूमने में। रूटीन पूरी तरह से ख़त्म होने लगी, कम होने लगी, और पहले से ज़्यादा बड़े बड़े गैप्स आने लगे। 2-3 महीने के गैप्स आने लगे, जहाँ पर 2-3 महीने में मुश्किल से 10-15 बार मेडिटेशन किया होगा। तो वैसी सिचुएशन में आ गया। अब यहाँ पर चीज़ें और बिगड़ने लगी। मतलब मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि जब मैं मेडिटेशन करता था या क्लासेस लेता था तब मैं उससे ज़्यादा मिला करता था, और जब से उन चीज़ों को छोड़ा वो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ती चली गई। यानी एक तरीके से क्लासेस ऐसा होने लगा कि मुझे लगता कि वो मेरे लिए ही ज़्यादा बेटर थी। बाकियों के लिए तो चलो थी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेटर थी, क्योंकि मैं हमेशा अलाइन रहता था उन चीज़ों पे और हमेशा अपने काम पे ज़्यादा फोकस्ड रहता था। जैसे एक सेल्फिश नेचर अब्राहम बोलती है कि आपका होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सेल्फिश होते हो ना तो आप अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करते हो। जब आप कुछ क्रिएट करते हो ना तो आपके अराउंड आपके पास होता है लोगों को देने के लिए, और दुनिया में कोई भी इंसान आपसे बेवजह नहीं जुड़ता, हर चीज़ की वजह होती है। यानी अगर कोई सब्सक्राइबर्स मेरे पास आते हैं, अगर मेरे चैनल से जुड़ते हैं, तो वो इसी लिए जुड़ते हैं क्योंकि उनको मैनिफेस्टेशन चाहिए, उनको उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन चाहिए। अगर मैं उसका सॉल्यूशन दे पा रहा हूँ, मैं उसके काबिल हूँ, तो वो मुझे फॉलो करेंगे। अब जो फ्रेंड्स है, अगर मैं फ्रेंड्स को टाइम दे पा रहा हूँ, फ्रेंड्स के साथ घूम फिर रहा हूँ, उनके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो फ्रेंड्स मुझसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं डेली बेसिस पे उनसे मिलूँ। अब ठीक उसी तरीके से कोई पार्टनर अगर मेरी लाइफ में है तो वो कुछ एक्सपेक्ट कर रही है मेरी लाइफ से, जो कि प्यार तो बिल्कुल नहीं था जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि वही है कि जो मैंने देना स्टार्ट किया तो वापस चीज़ें बिगड़नी स्टार्ट हो गई। तो मैं समझा उस जगह पे कि एक्चुअल में मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। इस जगह पे मैं वैसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ जैसा मैं नहीं हूँ। तो मैं वापस से अपनी लाइफ में स्ट्रिक्ट होने लगा, अपनी रूटीन को थोड़ा फॉलो करने लगा, तो रूटीन मेरी अच्छी होने लगी। लेकिन बस वही था कि कॉन्ट्रास्ट बढ़ने लगे रूटीन स्टार्ट करने पे, मेडिटेशन करने पे चीज़ें बिगड़ने लगी, जो कि मुझे पता है कि होता ही है। आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में से शॉर्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे मेडिटेशन की कंसिस्टेंसी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई। ये मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, 2024 के एंड की बात कर रहा हूँ।
तो फ्रेंड्स में, गर्लफ्रेंड में, दोनों ही में मैं काफ़ी ज़्यादा बिहेवियर चेंजेस देख रहा था। अब मुझे ये समझ में आ रहा था कि हाँ, एक्चुअल में ये नेगेटिविटी अब नहीं है, कि मेरे अंदर से एक नेगेटिविटी जो पहले मुझे नज़र आ रही थी वो मुझे समझ में आ रहा था कि मैं चीज़ों को बिगाड़ रहा हूँ अपने फोकस की वजह से। तो फोकस जब मैं बेटर करने लगा तो लाइफ में मैं बेटर होने लगा, यानी जब लाइफ में फुल ग्रोथ थी तो लोग मेरे अराउंड थे। तो जब वो ग्रोथ में थोड़ा सा गैप आया, यानी थोड़ा सा डाउन आया ग्रोथ में, तो लोगों का थोड़ा सा बिखरना स्टार्ट हो गया। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, अब मेरे फोकस की है ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पर उनका बिहेवियर उतना चेंज नहीं था, वो सपोर्टिव थे। लेकिन उसके बाद जब मैं वापस से फ्लो करने लगा ना ऊपर की तरफ, तो एक तरीके से चेंज आना स्टार्ट हुआ। एक तरीके से मुझे ऐसा फील होने लगा कि शायद मेरी सक्सेस से ही इनको बहुत ज़्यादा जलन होती है, जो कि मेरे जैसे पर्सन को ये बात बिलीव करा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि मैं किसी भी पर्सन को इस जजमेंट से नहीं देखता हूँ कि वो मुझे मेरी सक्सेस या मेरे मनी के लिए चेज करे, क्योंकि मैं हर पर्सन को एक ऐसे नज़र से देखता हूँ कि हर एक चीज़ वाइब्रेशन है, हर एक इंसान वाइब्रेशन है। मेरी वाइब्रेशन जैसी होगी, मेरे अराउंड लोग उस तरीके के होंगे और उस तरीके की वाइब्रेशंस के साथ होंगे। लेकिन इस वक्त तक मैं काफ़ी ज़्यादा सरेंडर मोड में आ चुका था, या बोलो सरेंडर में मैं तभी ज़्यादा आना स्टार्ट हो गया था जब मैंने जगन्नाथ जी से ज़्यादा जुड़ना स्टार्ट किया था। लेकिन ये चीज़ें जब मेरे अराउंड होने लगी ना, तो कुछ एग्जाम्पल्स मुझे दिखने लगे। पहले पहले तो लगा कि रेजिस्टेंस ही है, लेकिन उसके बाद भी मैंने उन चीज़ों को ब्रेक नहीं किया, यानी अपने फ्रेंड्स को कभी ब्रेक नहीं किया, अपनी पार्टनर को कभी ब्रेक नहीं किया। यानी जैसा अब्राहम कहती है कि अपने एंड में एक्शन वाइज कोई चेंज नहीं लाना है, क्योंकि एक जजमेंट का तौर होता है वो, अगर मैं किसी को सामने से कुछ बोल दूँ उल्टा सीधा तो वो मुझे पता था एट दी एंड मेरी अलाइनमेंट से ही ठीक होगा, मेरी अलाइनमेंट से ही चीज़ें मेरी लाइफ में बैलेंस होंगी। तो फिर उसके बाद मैं अपना फोकस वापस से बेटर करने लगा और मेडिटेशन, अपनी रूटीन पूरी अच्छी होने लगी। लेकिन जब ऐसा हुआ ना कि पहली बार ऐसा होने लगा कि रूटीन मेरी जितनी ज़्यादा बेटर हो रही है, मैं उतना अकेला फील कर रहा हूँ। जितना मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ उतना ही लोगों से दूर होता जा रहा हूँ। अब हालांकि मैं अपने दोस्तों को चेंज नहीं करूँगा, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, ना ही अपने पार्टनर को। तो जो करना है जगन्नाथ जी करेंगे, जो करेंगे मुझे मंजूर है, ये वाला माइंडसेट लेकर के मैं आगे बढ़ने लगा, अपना मेडिटेशन और कंटिन्यू रखने लगा। तो फिर ऐसा होने लगा ना कि मेरे फ्रेंड्स में आपस में बहुत झगड़े होने लगे। तो आपस में झगड़े होते थे तो एक इधर की बात उधर जाती थी कि उसने तुम्हारे बारे में ये बोला, इसने तुम्हारे बारे में ये बोला। अब मैं सबकी सुनता था, जहाँ पे मेरे बारे में भी बातें होती थी, लेकिन उस चीज़ को मैं माइंड नहीं करता था। अब यहाँ पर यूनिवर्स इस तरीके से आपको कई बार गाइड कर रहा होता है, आप इग्नोर करते हो, जो मैं उस वक्त कर रहा था। लेकिन यूनिवर्स का काम है आपकी रियलिटी को चेंज करना, यानी जिस वाइब्रेशन में आप हो उस वाइब्रेशन से मिलती जुलती चीज़ें आपको यूनिवर्स देने ही वाला है। आप चाहे जो कर लो, आप यूनिवर्स को अपनी लाइफ में उस चीज़ को रियलिटी बनाने से रोक नहीं सकते जिस वाइब्रेशन में आप हो, अच्छी भी बुरी भी। तो ये वाइब्रेशन ऐसी बेटर हो रही थी जब, तो वहाँ पे मुझे समझ में आ रहा था कि मैं किस तरीके के सर्कल में हूँ यहाँ पर एक्चुअल में क्या चीज़ें हो रही है। जहाँ पर मुझे ये समझ में आने लगा कि हाँ, अब मुझे इस जगह से थोड़ा सा दूर जाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है मेरे माइंडसेट के बाहर है, मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ें मेरे लिए सही नहीं है। लेकिन स्टिल उस समय दुर्गा पूजा आने वाली थी, तो मैं इग्नोर कर दिया इस चीज़ को, क्योंकि फ्रेंड्स से साथ में सभी घूमेंगे, तो मैंने सोचा कि चलो साथ में घूमेंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें हम सॉर्ट करेंगे। यानी दुर्गा पूजा घूमने के बाद फिर मैं अपना ब्रेक लूँगा, फिर मैं किसी से उतना मिलूँगा नहीं। तो वहाँ पे चीज़ें ऐसी बिगड़ने लगी एक्चुअल में कि जहाँ पर मुझे एक इम्पल्स आई कि मुझे अब यहाँ से हटना चाहिए, मैं वहाँ से हटा नहीं। तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि सामने वाले फ्रेंड ने कुछ ऐसा किया कि अब वो मेरे लिए फ्रेंड की तरह नहीं रह गया। कि एक होता है कि आप एक टाइम पे आते हो, हर चीज़ें आपके माइंड में बर्दाश्त वाली चीज़ें होती है कि एक समय तक आप सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हो, उसके ऊपर आप कोई चीज़ नहीं सह सकते। तो ठीक उसी तरीके का कुछ ऐसा हुआ जिसको ऑब्वियस मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो वहाँ पे मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड के साथ मेरा फ्रेंडशिप ब्रेक हो गया। वापस से कुछ दिनों बाद मेरा माइंड जब नॉर्मल हुआ तो मैंने कहा ठीक है कि चलो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन सामने से मुझे ऐसा बिहेवियर दिखने लगा कि मैंने कोई गलती की है और सामने वाला मुझे उसके लिए सज़ा दे रहा है। तो जब मैं उस वाली सिचुएशन पे पहुंचा ना, तो जब मैंने अपने अंदर देखा कि हाँ चलो इस पर्सन को मैं एक चांस दे भी रहा हूँ, उसके बाद भी ये पर्सन ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि गलती मेरी है, तो मुझे अब यहाँ से पूरी तरीके से हटने की देर है। तो अब यहाँ पे से मैं पूरी तरीके से हट गया। जो बाकी जो फ्रेंड्स थे, जो उसके भी फ्रेंड्स थे, तो उनसे भी मैंने कट ऑफ कर लिया, क्योंकि जब वो फ्रेंड नहीं रहा तो उसके फ्रेंड सर्कल से मैं कभी नहीं मिलूंगा। तो इस तरीके का थोड़ा मेरा माइंडसेट हो गया, मैं काफ़ी अलग हो गया उस जगह से। फिर दुर्गा पूजा आई, हम घूमे भी, मैं बाकी फ्रेंड्स के साथ घूमा, वो नहीं था हमारे साथ जिसके साथ पहले झगड़ा हुआ। बाद में उसके बाद धीरे धीरे करके ये सारे कट ऑफ हो गए। अब इसके बाद लाइफ में वापस थोड़ा सा डिसबैलेंस होना स्टार्ट हुआ, जहाँ पे मेरी रूटीन में ब्रेक होना थोड़ा और स्टार्ट हुआ। यहाँ तक रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा था मेरा। फिर आता है जनवरी। अब जनवरी 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। अब जनवरी 2025 की जो पहली मैनिफेस्टेशन थी, जो पहली हैप्पीनेस थी मेरी, वो था सोनू निगम का कॉन्सर्ट। जो सोनू निगम का कॉन्सर्ट है हमारे शहर में ही हुआ था।
जिसे देखकर मैं बहुत हैप्पी था। अब वो देखने गया, मैं एंजॉय किया, अपनी लाइफ को पूरा जी रहा था कि ये साल स्टार्ट हुआ है, इस साल मैं अपने मेडिटेशन में और ज़्यादा अच्छे से रहूँगा। लेकिन उस साल फिर वही चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई, यानी पहली चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हुई थी, पहली जो क्लास वाली स्टार्ट हुई, उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक मैंने मेंटेन करके रखा अपने आप को। लेकिन फिर जब वो फ्रेंड के साथ ऐसा चीज़ें हुई तो उसके बाद थोड़ा मेरा मेडिटेशन बिगड़ा तो जनवरी से वापस स्टार्ट किया। तो वो सोनू निगम वाला कॉन्सर्ट जब हमारी लाइफ में हुआ तो वहाँ पे हम गए। तो उसके बाद जब यहाँ पे आया मैं वापस, तो एक जनवरी मंथ होता ही ऐसा है कि आप इतना घूम फिर रहे होते हो, वेदर भी बहुत अच्छा होता है, तो मोमेंट उस तरीके का होता है कि मेडिटेशन पे आपका ध्यान नहीं लग पाता। तो उसी बीच में मैंने कुछ ऐसा एक सुना इंसिडेंट कि मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड था, जो कि मेरा कज़न भी लगता है दूर का, वो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसके साथ कुछ टाइम मैंने अपनी लाइफ का स्पेंड किया था, जो कि बहुत अच्छा टाइम था। तो वो चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगी कि अचानक से कैसे हो गई ये सारी चीज़ें। तो अब मुझे पता था मैं मेडिटेशन भी नहीं कर रहा हूँ और मेरा फोकस भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। अब मुझे मेडिटेशन की ज़रूरत है क्योंकि मैं ध्यान नहीं हटा पा रहा हूँ। और इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि किसी कार वाले ने मुझे टक्कर मार दी मेरी बाइक पे पीछे से आकर के। मैं अपनी बाइक रोक रहा था और कोई बारात वाली गाड़ी जा रही थी, उसने जस्ट अपने गाड़ी के एज से मेरी गाड़ी से टकराई है, यानी एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता कि सामने वाले की गलती है। तो बस गाड़ी का एक कोना मेरी गाड़ी में लग गया और उसके बाद मैं इतनी जोर का उधर पे गिरा हूँ कि मेरी बाइक में बहुत ज़्यादा डैमेज आ गया। अब इतना ज़्यादा डैमेज आ गया कि मैं उसे चला करके नहीं लेकर के जा सकता था। बहुत मुश्किल से मैंने उसका, यानी जो उसका डिस्क ब्रेक होता है वो उसके टायर के बीच में पूरी तरीके से अटक गया था। तो जब मैं उसको स्टार्ट कर रहा था तो गाड़ी चल तो रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा आवाज़ कर रही थी कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन उस समय मैंने ये नोटिस किया कि जब मैं गिरा तो मैं काफ़ी ज़ोर था और मेरी बाइक में इतना ज़्यादा डैमेज आया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, यानी एक खरोच तक मुझे नहीं आई मेरे हाथों में, जबकि मैं गिरा सामने के बल पे। बाकी पैरों में हल्की फुल्की खरोच आई, लेकिन जितनी ज़ोर से मैं टकराया था, यानी जितनी ज़ोर से मैं गिरा था, उस हिसाब से वो कुछ नहीं था। तो मैं इस बात को लेकर के हैप्पी था कि थैंक यू जगन्नाथ जी, मुझे सेफ और मुझे प्रोटेक्ट रखने के लिए, मुझे इसी तरीके से हमेशा प्रोटेक्ट करना। तो फिर उसके बाद मेरी बाइक वाइक सब रिपेयर हो गई। फिर मैंने घर पे भी ये बात नहीं बताई थी, अगर घर वाले वीडियो देखेंगे तो उनको पता चलेगा, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पर फिर ये चीज़ हुई। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद का इंसिडेंट है कि मेरी पार्टनर का मेरे पास मैसेज आया, जिसका मैंने उसको रिप्लाई भी किया, लेकिन उसके बाद मुझे उसका कोई मैसेज नहीं आया। तो मैंने 1-2 दिन बाद वापस उसको मैसेज किया, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर विद इन अ वीक मैंने, या 1 हफ्ते बाद मैंने उसको फिर मैसेज किया, फिर कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा इस बात का। तो फिर मैंने सामने से पूछ लिया कि क्या बात है। अब सामने से जब मैंने पूछा है तो सामने वाले ने बस इतना रिप्लाई किया कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो अब मैंने सोचा कि मैंने क्या ऐसा बोल दिया। अब यहाँ पर तो मैंने कुछ किया भी नहीं था, सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक से कोई कैसे आपको इस तरीके से बोलेगा जब आपने कुछ किया ही ना हो। तो मैंने जस्ट उसको सामने से कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं रहना तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हुआ क्या है वो तो बताओ। अब वो भी उसने नहीं बताया कि उन्होंने बस इतना कहा कि मुझे कुछ नहीं बताना तुम्हें, बस मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो फिर वो करने के बाद भी अब मैं देखूँ तो मैं अब वहाँ पे भी थोड़ा परेशान ही था, लेकिन उसके बाद मैं अपना मेडिटेशन कंटिन्यू रखा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ मुझे, ये फरवरी की बात है, तो फिर मुझे मार्च में अपना पुरी भी जाना था। और पुरी एक्चुअल में मुझे इसलिए जाना था क्योंकि मुझे उसी पर्सन के साथ शादी करनी थी, जिसके लिए मुझे कहना था जगन्नाथ जी से कि अब आपको देखो कि लास्ट टाइम जब मैं अगस्त में उस समय आया था तो मैंने आपसे कहा था कि मेरे रिलेशनशिप का अब आप संभालो, आप मुझे कोई पार्टनर दोगे तो भी मैं एक्सेप्ट करूँगा, आप किसी को नहीं दोगे तो भी मैं एक्सेप्ट करूँगा, दोनों में मैं कभी कोई कंप्लेन नहीं करूँगा। तो जगन्नाथ जी से ऐसा कहने के बाद ये रिलेशनशिप मेरी लाइफ में आया था और दोनों तरफ से चीज़ें बहुत अच्छी थी, बातें मैरिज तक जाने वाली थी। उसके लिए मुझे जगन्नाथ मंदिर भी जाना था, लेकिन बातें उस वक्त तक इतनी बिगड़ गई कि जब मैं जगन्नाथ मंदिर भी गया तो वहाँ पे मैं चुप रहा एकदम। तो मुंह से ये बात भी नहीं निकली कि मेरी शादी करवा दो इस इंसान से, क्योंकि मुझे भी अब उस जगह पर वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे गुस्सा आ रहा था उस पर्सन के ऊपर, उस जगह पे मुझे ऐसा पहली बार लगने लगा था कि मुझे यूज़ किया गया है सामने से। तो वहाँ जगन्नाथ मंदिर से जब मैं आया तब तक काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में मैं था और कुछ दिन तक बहुत कंटिन्यूटी के साथ मैंने मेडिटेशन अपना कंटिन्यू किया। लेकिन फिर अचानक से मुझे उस पर्सन की याद आने लगी। अब ऐसा है कि मैंने कभी किसी को मैनिफेस्ट नहीं किया अपनी लाइफ में, यानी रिलेशनशिप वाला जो पार्ट था वो जगन्नाथ जी के हाथ में सौंपा था, तब मुझे रिलेशनशिप मिला था। तो मेरा बस ऐसा ही होता था कि कभी अगर बात नहीं भी होती थी या मैं गुस्सा भी हो जाता था तो मैं हमेशा जगन्नाथ जी को बोलता था कि आप देखो मैं नहीं अब कुछ कर रहा, तो सामने से चीज़ें एकदम ठीक हो जाती थी। तो अब यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि मेरे माइंड से ही नहीं निकल रहा था उसका नाम। तो यहाँ पे मैं परेशान होने लगा, मैं सॉल्यूशन ढूंढने लगा कि मैं मैनिफेस्टर हूँ, मुझे मैनिफेस्ट करना चाहिए। और जिस तरीके से ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी, यानी जब मैंने वहाँ पर अपने फ्रेंड वाली जो बात बोली थी वहाँ से लेकर के फिर उस कज़न की जो बात बताई कि वो अब नहीं है यहाँ पे, फिर मेरा एक्सीडेंट, फिर उसके बाद ये चीज़, तो ये इतने कम पीरियड में ये सारी चीज़ें हुई थी ना, तो मुझे पता था आने वाले टाइम में इससे और ज़्यादा हो सकता है कुछ ना कुछ बुरा,
क्योंकि रेजिस्टेंस आपकी लाइफ में इस तरीके की सिचुएशंस को बना देती है, आप चाहो ना चाहो। तो अब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मुझे खुद को अलाइनमेंट में लाने के अलावा। तो मैं क्या करता था, फिर मैंने सर्च किया रोबोटिक एफर्मेशंस के बारे में, लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में, और ये मेरी लाइफ की, मैं बोलूँगा मेरे लिए नाइटमेयर था ये वाला टाइम, कि मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन को फॉलो करके या फिर मैंने रोबोटिक एफर्मेशंस करके अपने आप को टॉर्चर ही किया था उतने टाइम तक। अब मैं ये नहीं कह रहा कि लॉ ऑफ अजम्पशन गलत है, लेकिन मुझे रोबोटिक एफर्मेशन उस वक्त सही नहीं लगा, खास करके अपने लिए। तो मेरे लिए तो मैं ये समझ रहा था कि मुझे ये चीज़ नहीं ही करनी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम मैंने खुद को दिया होगा इस जगह पे, और रेजिस्टेंस को मैंने अपना 10 गुना कर लिया, अपने गुस्से को 10 गुना कर लिया। इस बीच में मैं जिसको तिसको जो तो बोलता जा रहा था, यानी मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि एक्चुअल में मैं ही हूँ, मैं इस तरीके से बात कैसे कर सकता हूँ किसी से। तो मैं उस पर्सन का नाम लेता था, अफर्म करता था बार बार और उससे खुद को टॉर्चर करता था, और ये एक्चुअल में टॉर्चर ही है। अगर कुछ दिन तक और मैं इसको कंटिन्यू करता ना, तो मुझे वापस साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ जाती। उस वक्त मेरे अंदर से ये चीज़ की आवाज़ आई मुझे कि गगन क्या कर रहे हो तुम, मत करो ये चीज़। यानी ऐसा कुछ नहीं था कि कान में कोई आकर के बोल रहा था या जगन्नाथ जी आवाज़ मार रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। ये मेरी अंदर की ही आवाज़ थी, अपनी ही आवाज़ में मैं अपने आप को बोल रहा था कि भाई तू क्या कर रहा है, करना क्या चाह रहा है तू इस जगह पे, जब तूने पहले ही कहा था जगन्नाथ जी को कि आप किसी को दोगे तो भी मंजूर है, आप किसी को नहीं दोगे तो भी मंजूर है, मैं दोनों में एक्सेप्ट करूंगा। तो अभी एक्सेप्ट करने में क्या हो रहा है, क्यों खुद को इतना टॉर्चर देना किसी उस पर्सन के लिए जिसने रिलेशन तो तोड़ा ही तोड़ा। तो मैं रीज़न तक नहीं बताया, यानी सस्पेंस में रख दिया कि तुम सोचो कि तुम्हारी क्या गलती है, जबकि कोई गलती नहीं है। अगर वाइब्रेशनली भी अगर मैं देखने जाऊँ तो हाँ समझ सकता हूँ कि मेरा फोकस काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था उस समय। तो अब इतना भी डिस्टर्ब नहीं था कि ऐसा कुछ होना चाहिए था। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, जो भी है मुझे मंजूर है। अब इस जगह पर आकर के फिर मैंने उन चीज़ों को फॉलो करना छोड़ दिया। अब फॉलो करना छोड़ दिया, वापस से कुछ दिन ब्रेक लिया, फिर वापस से बस यही कहा कि अब सिर्फ मेडिटेशन करूँगा। तो मेडिटेशन कंटिन्यू करना स्टार्ट किया, उसके साथ कुछ दिनों बाद पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी स्टार्ट किए। तो चीज़ें थोड़ी सी मेरी लाइफ में बेटर होने लगी, मैं पहले से ज़्यादा बेटर फील करने लगा। उसके बारे में मैंने सोचना छोड़ा, फ़ोटोज़ डिलीट की, नंबर डिलीट किया, इस तरीके से मैं आगे आगे बढ़ने लगा। तो पहले मुझे लगता था कि मुझे मैनिफेस्ट करना चाहिए, बाद में मुझे लगा कि मैं क्यों मैनिफेस्ट करूं, जबकि मुझे मैनिफेस्ट पहले भी नहीं करना पड़ा था। और मैं मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा अलाइनमेंट पे बिलीव करता हूं। अगर मैं अलाइनमेंट में हूं तो मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स मुझे मांगने से पहले मुझे वो चीज़ मेरी लाइफ में ला करके दे देगा। लेकिन अगर मैं अलाइनमेंट में नहीं हूँ और रेजिस्टेंस में हूँ तो मैं बोल बोल कर थक जाऊँगा, लेकिन मेरी लाइफ में वो चीज़ कभी नहीं आ पाएगी। चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, वो कभी मेरे लाइफ में नहीं आ सकती जब तक मैं अलाइनमेंट में नहीं हूँ। तो जब मैंने फिर अब्राहम के पर्सपेक्टिव को एक तरीके से मैं देखूंगा, उस समय के लिए मैंने छोड़ ही दिया था। जब मैं लॉ ऑफ अजम्पशन को फॉलो कर रहा था ना, तो उससे पहले मैंने अब्राहम की एक वीडियो देखी थी। अब अब्राहम से किसी ने पूछा था ब्रेकअप के बारे में, तो अब्राहम ने कहा था कि हाँ, सामने वाले पर्सन को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अब्राहम ने उसका आंसर बहुत डिफरेंट तरीके से किया था, जो कि मेरी रेजिस्टेंस उस वक्त तक उसको नहीं समझ पा रही थी। अब्राहम का आंसर ये था कि आप अट्रैक्ट जरूर कर सकते हो, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप को अलाइनमेंट में लाना है, ना कि अपने आप को उस इंसान के साथ अलाइनमेंट में लाना है। क्योंकि अगर आप ये करोगे तो आने वाले टाइम में हमेशा यही चीज़ें करते रह जाओगे। सिंपल शब्दों में ये अब्राहम ने कहा था कि अगर आप अपनी आप को अलाइनमेंट में रखने की कोशिश करोगे तो आप कभी डेस्परेट नहीं होंगे किसी चीज़ के लिए। तो वो पर्सन या तो आपकी लाइफ में आ जाएंगे खुद से, या तो आपकी लाइफ में से हमेशा के लिए चले जाएंगे। और ये मैंने अब्राहम से इससे पहले कभी नहीं सुना था। अब्राहम को मैंने हमेशा ये बोलते हुए सुना कि आप जो चाहते हो आपको आपकी लाइफ में वो मिलेगा। लेकिन क्योंकि मैं रेजिस्टेंस में था तो मुझे ये सुनाई दिया अब्राहम की तरफ से, तो मुझे लगा कि पहले अब्राहम का हो सकता है ऐसा ही आंसर हो, या इस आंसर पे मैं कैसे बिलीव करूँ, क्योंकि किसी ने 2-4 मिनट की क्लिप काट करके लगाई है, वो उसके पीछे की डिटेल क्या है अब्राहम ने तो डिटेल में बताया नहीं है, इसमें 2-3 मिनट की ऑडियो है। और इस जगह पे मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तो वो करूँगा। अब ये आधी अधूरी वीडियो पे मैं क्यों बिलीव करूँ। उसके बाद जब मैं बाकी चीज़ों में भी देखा सर्च करके, तो मुझे वैसा ही आंसर मिला जो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा था अंदर से। तो मैं स्ट्रांगली लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो करने लगा, एक के बाद एक वीडियो देखने लगा। अब मुझे हंसी भी आती है उस बात को लेकर के कि मैं क्या कर रहा था, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ रहा था, अब्राहम से पीछे हट रहा था, जिससे मुझे मेरी लाइफ में इतना कुछ मिला, मैं उससे ही पीछे हो रहा था। हमेशा मेरी लाइफ में मेरे बेड में, जब से अब्राहम आई है तो मेरे बेड के साइड में हमेशा उनकी बुक होती है, कि मैं हमेशा उनकी कोई ना कोई बुक रीड कर रहा होता हूँ, या ना भी रीड करूँ तो मेरे बगल में पड़ी होती है। तो उसको मैंने हटा करके साइड रख दिया, और उसके बाद वापस से फ़ोन मेरे बगल में होता था, मैं कानों में ईयरफोन लगा करके सुनता रहता था लॉ ऑफ अजम्पशन की स्पेसिफिक पर्सन वाली सक्सेस स्टोरीज। अब ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूनिक था कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, जब मैं लोगों को कहता हूँ भाई टेक्निक मत कर। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि लास्ट के कुछ मंथ्स में मेरी वीडियोस में बहुत लंबा गैप आया है। इतना गैप मैं कभी भी वीडियोस बनाने में नहीं लेता था, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। तो उसके लिए मैं खुद को समझता हूँ कि उस जगह पे मैं था रेजिस्टेंस में काफ़ी ज़्यादा, तो परेशान होता ही रहता था। तो उस जगह पर जब उस चीज़ को छोड़ा, वापस से नॉर्मल हुआ, वापस से अब्राहम की किताब वोटेक्स पढ़नी स्टार्ट की मैंने,
तो चीज़ें पहले से बेटर होने लगी। बहुत अच्छी होने लगी ये मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन बेहतर होने लगी ये ज़रूर बोलूँगा। तो धीरे धीरे वापस से मैं अपने कंटेंट में काफ़ी लंबे समय के बाद आया। यानी अगर ये बात अगर मार्च की आप समझ लो, मेरे बर्थडे वाले टाइम के आसपास की बात है। तो उस समय मई वाला टाइम होगा, यानी अप्रैल में मेरा बर्थडे होता है। अप्रैल कंप्लीट होने के बाद से मैंने मई के मिडिल में ही वापस से अब्राहम को पढ़ना स्टार्ट किया और उनकी वोटेक्स बुक से। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते मेडिटेशन एक आध दिन किया था, फिर छूट गया था। लेकिन क्योंकि अब्राहम को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था तो उनका कंटेंट आने लग गया था मेरा वापस। तो उनकी वीडियोस फिर मैं बनाने लगा उन्हीं के हिसाब से, जिस तरीके से वो बात करती है बेसिकली उनकी टीचिंग्स को लेकर के। और जो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि वाई आई स्टॉप फॉलोइंग लॉ ऑफ अजम्पशन, तो वो वीडियो मैंने ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने बाद बनाई होगी लॉ ऑफ अजम्पशन छोड़ने के। क्योंकि मुझे ये भी तो देखना था ना कि लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो करने से जो नेगेटिव रिजल्ट आया है मेरी लाइफ में, तो अगर मैं उसको छोड़ देता हूँ तो क्या रिजल्ट आता है मेरी लाइफ में। तो जब वो रिजल्ट आया मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अजम्पशन छोड़ने के बाद, मैं बेटर फील करने लगा, मैं अच्छा होने लगा अंदर से, मुझे तकलीफ कम होने लगी। तो मैं समझा कि हाँ एक्चुअल में मैं गलत कर रहा था। फिर मैंने वो वीडियो बनाई, और वो वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि लोग लॉ ऑफ अजम्पशन को फॉलो ना करें। जिनको आता है, जिनके लिए वो बेटर है, वो जरूर करे। बस उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि मैंने किस रीज़न की वजह से छोड़ा, मुझे क्यों ये चीज़ सूट नहीं की। क्योंकि मेरी टीचिंग्स के टोटली अपोजिट है। जहाँ पर मेरी टीचिंग्स मुझे सिखाती है कि कुछ मत करो सब मिल जाएगा, वहाँ लॉ ऑफ अजम्पशन सिखाता है आपकी दुनिया में आपके हजारों डिज़ायर्स होती है, हर एक डिज़ायर को लेकर के जो आपको मैनिफेस्ट करनी है उसको बार बार रिपीट करते रहो एफर्मेशन के तौर पे। अब वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती थी, तो मैंने छोड़ दी। अब उसके बाद फिर वापस से बुक पढ़ने लगा, वापस से मेडिटेट करने लगा। अब जब मेडिटेशन करने लगा ना, तो मेडिटेशन करते करते जून का महीना आ गया था, जो ये महीना है। अब वापस एक तरीके से ऐसा है कि जहाँ पर आप स्टार्ट करते हो अपनी रूटीन, तो स्टार्टिंग में आपको काफ़ी कंट्रास्ट मिलता है, जो कि मुझे मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद अब मैं इतना तो समझ चुका हूँ कि मेडिटेशन के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। और मैं मेडिटेशन करूँगा पूरे सरेंडर के साथ करूँगा। क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ से चिपक के मेडिटेशन करता हूँ ना, तो मुझे मिल जाती है वो चीज़। ऐसा नहीं है कि मिलती नहीं है। जैसे मैंने आपको अपना पास्ट वाला बताया कि फ्रेंडशिप में थोड़ा सा डिफरेंस आया, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखे, मेडिटेशन किया, सब सही हो गया। उसके बाद वापस से चीज़ें बिगड़ी, वापस किया, वापस सही होने लगा। लेकिन उसके बाद जब देखा कि वापस से मुझे बार बार सेम प्रोसेस यूज़ करना पड़ रहा है, अगर मैं किसी को मैनिफेस्ट करने के लिए ये चीज़ करता रहूँ, तो फिर तो मैं मेडिटेशन कर ही नहीं पाऊँगा, मुझे तो इस प्रोसेस से नफरत हो जाएगी। तो फिर एट द एंड जो होता है देखा जाएगा। मैं पूरे सरेंडर के साथ मेडिटेशन करूँगा। फिर मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया और पूरे सरेंडर के साथ स्टार्ट किया कि अब जो होगा देखा जाएगा। अब मैं अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता हूँ। जो मेरी लाइफ में डिज़ायर है मेरी, वो जगन्नाथ जी के हाथ में है, यानी मेरे वोटेक्स में है। जब अगर मैं अब्राहम की लैंग्वेज में बोलूँ तो मेरी डिज़ायर मेरे वोटेक्स में है। मुझे नहीं पता कि मैं मेरी लाइफ में क्या चाहता हूँ, लेकिन मेरा वोटेक्स जानता है और जगन्नाथ जी जानते हैं। तो इसीलिए मैं जगन्नाथ जी पे छोड़ता हूँ और बाकी अपने वोटेक्स पे फोकस करता हूँ कि मुझे, मेरा काम बस इतना है कि मुझे अलाइनमेंट में रहना है, और मेरे अलाइनमेंट से यानी मेरे वोटेक्स में जो भी चीज़ होगी वो मेरी लाइफ में एक्चुअल में आ जाएगी। अब यही अब्राहम का एक्चुअल आंसर था उस समय, जो मैं तभी नहीं समझ पा रहा था। यानी अब्राहम कहती है कि आपका जो पार्टनर है, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे वो स्पेसिफिक पर्सन हो या कोई भी हो, वो आपके वोटेक्स में है। अब वोटेक्स में वो है, आपका काम है अलाइनमेंट में आओ वोटेक्स के, वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप उस इंसान को एक सीढ़ी बना लोगे कि मुझे तुम्हारी तरफ से, यानी तुम्हारे रीज़न को लेकर के, तुमको लेकर के मुझे वोटेक्स तक जाना है, तो वो चीज़ कभी पॉसिबल नहीं हो पाती। क्योंकि सामने वाले पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। और इसी बात को लेकर के भी मैं पगलाया था अब्राहम की सुन करके कि अब्राहम जहाँ पर कह रही थी कि आपका किसी की लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं है, और दूसरी तरफ अब्राहम हिक्स की जगह लॉ ऑफ अजम्पशन ये कह रहा था कि आपका पूरी दुनिया पे कंट्रोल है, आप जिसको चाहे उसको चेंज कर सकते हो। एवरीवन इज़ यू पोस्ट आउट। आप किसी के माइंड को पूरी तरह से चेंज कर सकते हो, किसी से जो मर्जी वो करवा सकते हो, जिससे जो चाहिए वो बुलवा सकते हो। एक इविल टाइप का माइंडसेट मेरा होने लगा था, तो मैं अब्राहम को छोड़ करके उधर साइड में शिफ्ट होने लगा था। लेकिन जब मैं वहाँ से निकला तो मैं अब्राहम की इस बात को समझ पाया कि अब्राहम एट द एंड मुझे ये नहीं कह रहे कि अगर तुम अपने स्पेसिफिक पर्सन को पाना चाहते हो तो उसको छोड़ दो। ना ही अब्राहम मुझे ये कह रहे हैं कि तुम्हें वो पर्सन वापस नहीं मिल सकती अगर तुम चाहते हो तो। अब्राहम बस इतना कह रही है कि अपने आप को वोटेक्स के साथ अलाइन करो। अगर तुमने वोटेक्स में उस इंसान को रखा है तो वही इंसान तुम्हारी लाइफ में वापस आएगी। अगर तुमने उस इंसान को नहीं रखा है, वोटेक्स में किसी और को रखा है, तो कोई और आपकी लाइफ में आएगी। अगर आपने उसको हटा करके सबको हटा दिया, किसी को नहीं रखा, तो कोई नहीं आएगा। लेकिन एट द एंड होगा वही जो आपको चाहिए, जो आपको खुशी देगा। तो इसीलिए किसी पर्सन को अपनी अलाइनमेंट का रीज़न मत बनाओ कि तुम मुझे खुश करो तो मैं अलाइनमेंट में रहूँगा, तुम मुझसे अच्छे से बात करो तो मैं अलाइनमेंट में रहूँगा, तुम मुझसे मिलने आओ तो मैं अलाइनमेंट में रहूँगा। अगर मैं ये कर रहा हूँ तो ये इम्पॉसिबल काम है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है। मैं नहीं जानता कि वो किस बात को लेकर के परेशान है। मैं उसकी सिचुएशंस को नहीं समझ सकता।
तो मैं उसको जज भी नहीं कर सकता। अब मैं उसके साथ अपने लेवल मैच करने की कोशिश करूँ वाइब्रेशन का, तो ऐसे में क्या है कि मैं अपने आप को उस लेवल पर लेकर के जाने की कोशिश करूँगा कि वो रेजिस्टेंस में है तो मैं भी रेजिस्टेंस में आ जाऊँ। जब दोनों की रेजिस्टेंस बराबर होगी तो दो रेजिस्टेंस वाले लोग जुड़ जाएंगे, जो कि डेंजरस भी है। अगर आप एक रेजिस्टेंस में हो और दूसरे रेजिस्टेंस वाले इंसान के साथ जुड़ते हो तो आपकी लाइफ पूरी ख़राब हो सकती है। और मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मैं अलाइनमेंट में आऊँ तो सामने वाला भी अलाइनमेंट में आना चाहिए, फिर हमारी वाइब्रेशन मैच होगी, फिर मुझे वो चीज़ मिलेगी या वो इंसान मिलेगा। तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे मैं अलाइंड हो ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा फोकस तो दूसरे इंसान की तरफ रहेगा। लेकिन जब मेरा फोकस सिर्फ इस बात पे रहेगा कि मुझे अलाइंड रहना है, मुझे खुश रहना है, तो सामने वाले का ना बिहेवियर, ना एक्शन, ना ही कोई चीज़ मुझे उसके बारे में कभी परेशान करेगी। तो जब मैं इस तरीके से अपनी लाइफ में रहूँगा तो अगर मैं उस पर्सन को चाहता हूँ, एक्चुअल में अगर चाहता हूँ, तो वो मेरी लाइफ में आएगी। अगर मैं नहीं चाहता हूँ, नहीं आएगी। अगर मुझसे जनरली पूछा जाए इसका आंसर कि क्या तुम चाहते हो कि वो इंसान तुम्हारी लाइफ में आए, तो मेरा आंसर होगा कि मुझे नहीं पता। क्योंकि जब मैंने जगन्नाथ जी को पहली बार बोला था ना, तो बस एक बैक ऑफ द माइंड ये था कि पास्ट में मेरा ऐसा कोई पर्सन था जिसके साथ मैं चाहता था कि मेरा रिलेशनशिप हो, कभी हुआ नहीं। लेकिन वो डायरेक्टली मैंने जगन्नाथ जी से मांगा नहीं था कि मुझे वही पर्सन दे दो। मैंने स्टिल उनको यही कहा था कि आप देख लो, आप जो दोगे मुझे मंजूर है, मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। तो एक तरीके से ऐसा हुआ कि मेरा अधूरा जो एक सपना था, या बोलते एक अधूरी डिजायर थी, वो पूरी हो गई। अब लॉन्ग टर्म तक तो आगे जगन्नाथ जी है, वो देखे डिसाइड करे क्या है मेरे वोटेक्स में, जो भी है मुझे मंजूर है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई है, इस तरीके से ये डिसबैलेंस हुआ था, फिर बैलेंस हुआ था। अब यहाँ पर अगर आज की डेट में मैं बोलूँ तो अभी भी मैं काफ़ी कॉन्ट्रास्ट में से गुजर रहा हूँ। यानी मेरी लाइफ में उसका बहुत ज़्यादा, अभी मैं बोलूँगा, इफेक्ट नहीं है। अराउंड चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि मैं सिर्फ मेडिटेशन करना चाहता हूँ, तो मैं बस मेडिटेशन कर रहा हूँ। फिर चाहे रियलिटी में मेरे अराउंड जो भी हो रहा हो, मैं डेली मेडिटेशन कर रहा हूँ। स्टार्ट मैंने 5-10 मिनट से किया था, अभी मैं 15 मिनट कर पा रहा हूँ। लेकिन बीच बीच में जब सिचुएशन ऐसी बिगड़ी है तो वहाँ पर मैंने अपने आप को 1 मिनट के लिए सही या 5 मिनट के लिए सही मेडिटेशन किया ही है। बस एक दिन मेरा गैप हुआ था, वो भी इसीलिए गैप हुआ था क्योंकि मैं ज़रूरत से ज़्यादा थका हुआ था और मैं उस समय बिल्कुल मेडिटेशन करने की इच्छा में नहीं था। तो जब इच्छा ही नहीं थी तो अपनी मर्ज़ी से गैप लिया। तो अपनी मर्ज़ी से जब गैप लिया तो वो ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मली डेज पे भी, जब आपकी इच्छा है, आप तब भी नहीं कर रहे हो मेडिटेशन, तो प्रॉब्लम है। अगर कोई रीज़न की वजह से नहीं कर पा रहे हो, टाइम नहीं मिल रहा है, तब नहीं कर पा रहे हो, तो प्रॉब्लम है। तो ऐसे में क्या है, चाहे लाइफ में जो भी होता रहे, पूरे दिन में मैं एक बार मेडिटेशन जरूर करूँगा। भले 15 मिनट के लिए ना कर पाऊँ चलेगा, लेकिन मेडिटेशन जरूर करूँगा। तो वो मैं कर रहा हूँ। अब मुझे पता है कि आने वाले टाइम में इसके रिजल्ट्स मुझे मिलेंगे, जो कि मेरी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा है। ये वीडियो अपने आप में एक प्रूफ है मेरी अलाइनमेंट की, कि मैंने इतने खुल करके इसके बारे में बात की है। क्योंकि जब ये हुआ था कि मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं थी कि मैं इस बात को शेयर करूं, क्योंकि कभी भी मैंने अपनी पार्टनर को लेकर के ज़्यादा शेयर भी नहीं किया था। लेकिन बस इतना बताया था कि हाँ, मेरी लाइफ में कोई इंसान है। लेकिन जब वो इंसान थी लाइफ में मेरे, तो मैं उसके बारे में उतनी बात नहीं करता था अपने चैनल पे। लेकिन आज जब नहीं है तो क्योंकि मैंने आपको उस समय बताया था कि लाइफ में पार्टनर है, तो अब नहीं है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको बताऊं। क्योंकि लोग इस तरीके से मुझे इस जगह पे देखते हैं कि मैं एक अलाइंड पर्सन हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट होता है। जबकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक अलाइंड पर्सन ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में हमेशा सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है। मेरी लाइफ में भी आप ही की तरह चेंजेस आते हैं, आप ही की तरह मेरा रिएक्शन होता है। बस ये है कि मैं अपने आंसर्स को काफ़ी जल्दी समझ पाता हूँ, काफ़ी जल्दी अपनी अलाइनमेंट को वापस अचीव कर पाता हूँ। और यहाँ पर मैं काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस अपना रिलीज़ कर रहा हूँ, बहुत बड़ा बर्डन रिलीज़ कर रहा हूँ इन सारी बातों को आपको बता करके। इसीलिए ये वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी भी हो गई है। स्टार्टिंग में मैं आपको बस इतना कह सकता था कि मेरी अभी की रूटीन सिर्फ मेडिटेशन है, और मेडिटेशन के अलावा मैं अभी कुछ नहीं कर रहा। हालांकि मैं सोच रहा हूँ मैं एफर्मेशंस का यूज़ करूँ, लेकिन मैं इसलिए आपको पहले ही कह दे रहा हूँ कि एफर्मेशन है वो रोबोटिक एफर्मेशन नहीं है। जहाँ पर जैसे मैं पहले यूज़ करता था कि मैं ईश्वर की मदद से सारे काम कर सकता हूँ, क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। तो इस तरह की कुछ एफर्मेशंस मैं अपने लिए बनाऊंगा, जो एकदम टोटली स्पेसिफिक डिज़ायर्स को लेकर के नहीं होंगी, ओवरऑल सिर्फ मेरी अलाइनमेंट को लेकर के होंगी, और उनको मैं डेली बेसिस पे रीड करूँगा। अभी ये जस्ट एक आइडिया है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया अभी मैंने। तो बस अभी के लिए फ़िलहाल मैं इतना ही बोलूँगा कि मैं बस मेडिटेशन ही कर रहा हूँ, मेडिटेशन के अलावा कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मुझे इसमें कंसिस्टेंसी बनानी है। और इसके लिए भी मैं कहता हूँ कि मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और अलाइनमेंट के लिए मेडिटेशन ईजी भी होता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जब आपके अराउंड हो रही होती ना, आप पॉजिटिव नहीं सोच पाते हो। अब इतनी सारी चीज़ें मेरे अराउंड जब इतनी फास्ट हुई, तो आपको क्या लगता है कि मैं एक्चुअल में पॉजिटिव सोच पाया होऊंगा? कुछ टाइम के लिए सोचा था, फिर उसके बाद वापस से गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता था। चाह करके भी मैं ध्यान नहीं हटा पाता था, लेकिन ध्यान नहीं हटा पाता था, उसको हटाने में हेल्प भी ध्यान आपका करता है, तो ध्यान आपको करना ही चाहिए।
तो आप भी बाकी चीज़ों को छोड़ करके मेडिटेशन पे ज़रूर फोकस कीजिए। और अपनी डिज़ायर को या अपनी मैनिफेस्टेशन को जोड़ करके मेडिटेशन मत कीजिए कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ चाहिए। बस मेडिटेशन कीजिए, अलाइनमेंट में होंगे, वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।